गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हम लोग टैली के इंट्रोडक्शन के बारे में जाने थे, ठीक है, अकाउंट्स के बारे में जाने थे और उसके टाइप्स के बारे में जाने थे। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, ठीक है, क्योंकि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जाने बिना हम गोल्डन रूल या फिर कोई भी एंट्री नहीं समझ पाएंगे, और जब तक कोई एंट्री समझ नहीं पाएंगे तो उसको फिर टैली में कैसे एंट्री करेंगे, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले थोड़ा जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म के बारे में जानते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। सम बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स ज्यादा डीप वाला या फिर ज्यादा लेंथी अकाउंटिंग टर्म नहीं जानेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अकाउंट्स का क्लास नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या करें, थोड़ा बहुत अकाउंटिंग टर्म जान लें ताकि टैली को अच्छे से समझ पाए। तो इसमें जो बेसिक अकाउंटिंग टर्म है वो हम लिख दे रहे हैं कुछ यहाँ पे। जैसे पहला जो इसमें हम लोग को पढ़ना है वो है कैपिटल, ठीक है, कैपिटल पढ़ना है। जो सेकेंड हम लोग को पढ़ना है ड्राइंग, ठीक है, देन असेट्स, देन लायबिलिटीज, कैपिटल, ड्राइंग, असेट्स, लायबिलिटीज, ठीक है। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है, सन्ड्री डेटर्स, ठीक है, एक्सपेंसेस, ठीक है, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म है, और भी बहुत सारे अकाउंटिंग टर्म है, बट ये कुछ बेसिक और इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म है जिसको जानना जरूरी है। एक एक करके समझते हैं। जैसे पहला हम लोग का क्या है, कैपिटल। सबसे पहले क्या है, कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल का अगर हिंदी करें, कैपिटल का हिंदी तो पूंजी होता है, और ये किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। इसके बिना बिजनेस स्टार्ट ही नहीं होगा। कैसे? कैपिटल मतलब क्या है, पूंजी। पूंजी मतलब कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा उसमें लगता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल। ये तीन तरह के लोगों के द्वारा दिया जा सकता है। या तो जो ऑनर है, कंपनी का ऑनर, वो इसको दे सकता है, या फिर जो कंपनी का पार्टनर है, पार्टनर जैसे दो तीन लोग मिलकर कंपनी स्टार्ट कर रहा है, पार्टनर दे सकता है, या फिर जो कोई इन्वेस्टर है थर्ड पार्टी, ठीक है, वो दे सकता है, ठीक है। तो इसको कैपिटल का शेयर का मतलब क्या समझेंगे हम लोग, कि कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो पैसा हम लोग को लगाना पड़ता है, देना पड़ता है, उसी को हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जैसे कोई कंप्यूटर क्लास स्टार्ट करना है तो उसमें हम लोग को डेस्क, बेंच, सिस्टम, ठीक है, फैन वगैरह ये सब लगाना पड़ेगा। इस सबको लगाने के लिए पैसा चाहिए। तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, सपोज कोई बिजनेस स्टार्ट हो रहा है 10 अप्रैल को, ठीक है, 10 अप्रैल 2023 को कोई बिजनेस स्टार्ट है, तो इससे पहले 9 अप्रैल तक जो पैसा उस बिजनेस में लगाया जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, कैपिटल। देन बाद में भी जैसे सपोज 15 अप्रैल या फिर उसके बाद कुछ एक साल बाद सपोज हमको सिस्टम और बढ़ाना है, तो उसके लिए जो फिर पैसा लगेगा उसको कैपिटल नहीं बोलेंगे, वो फिर एक्सपेंस में गिनती होगा, ठीक है। खर्चा हो रहा है और खर्चा हो रहा है बिजनेस को आगे प्रमोट करने के लिए। बट जो बिजनेस स्टार्ट होने से पहले जो पैसा लगेगा, पहले तक जो पैसा लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया। और कैपिटल सेकेंड क्या है, ड्रॉइंग। सेकेंड क्या है हम लोग का, ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, सेम ऑनर या पार्टनर, इन्वेस्टर नहीं, इन्वेस्टर को इसमें डालते हैं, ऑनर या पार्टनर के द्वारा बिजनेस से अगर कोई पैसा निकाला जाता है, ठीक है, बिजनेस मेरा ही है, इसका मतलब ये नहीं कि हमको जब मन होगा तब जाके लॉकर से पैसा निकाल लेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। बिजनेस से बिजनेस जो अपने मतलब जैसे कोई कंप्यूटर क्लास है तो उसका जो इनकम हो रहा है वो कंप्यूटर क्लास का इनकम है, वो ऑनर का इनकम नहीं है। साल के लास्ट में जब प्रॉफिट शेयरिंग होगा, प्रॉफिट पता चलेगा कितना हुआ नहीं हुआ, तो ऑनर को मिलेगा। लेकिन टिल देयर क्या होगा कि जो भी पैसा कंपनी का आ रहा है वो क्या है, कंपनी का अपना पैसा है, वो ऑनर या पार्टनर निकाल नहीं सकता उसमें से, ऐसा रूल है। तो ड्राइंग क्या होगा कि अगर ऑनर और पार्टनर किसी कंपनी से पैसा निकालता है फाइनेंशियल ईयर से पहले, फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर थोड़ा सा बता दे रहे हैं यहाँ पे। फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अप्रैल से 31 मार्च। जैसे एग्जांपल के लिए 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023, ये फाइनेंशियल ईयर हो गया, ठीक है। 1 अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ऑफ 31 मार्च तक, और इसको लिखते हैं ऐसे फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है। तो किसी फाइनेंशियल ईयर के बीच में ही कभी अगर ऑनर और पार्टनर कंपनी से पैसा निकालता है और निकाल के उसको अपना कुछ पर्सनल यूज कर लेता है,
पर्सनल यूज में कुछ भी हो सकता है, सपोज बच्चे के लिए कोई खिलौना खरीद के ले गया, घर के लिए सब्जियों की खरीद के कुछ भी ले गया, ठीक है, कुछ भी तरह का खर्चा किया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ड्राइंग, ठीक है। हाँ, बस यहीं पे है कि अगर कंपनी से पैसा निकाल के ले गया और उसका कुछ कंपनी से रिलेटेड ही कुछ ला के, जैसे कीबोर्ड ला के रख दिया कंप्यूटर में, तो वो क्या होगा, कंपनी का खर्चा हो गया, तो वो ड्राइंग नहीं करेगा, अपना खर्चा होने से उसको याद रखना है, ठीक है। कैपिटल ड्राइंग हम उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा। जो थर्ड हम लोग का जो है वो एसेट्स, तो बहुत ये भी एक बहुत जरूरी टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसेट्स। एसेट्स का हिंदी बोले तो संपत्ति होता है, और कोई भी कंपनी को चलने के लिए, ठीक है, कोई भी कंपनी को चलने के लिए जो जो गुड्स का नीड होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए क्या हो सकता है, किसी कंप्यूटर क्लास के लिए कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है एसेट्स, ठीक है। डेस्क बेंच जो होगा वो हो सकता है एसेट्स। लैंड एंड बिल्डिंग जो होगा जहाँ पे कंप्यूटर क्लास होगा वो हो सकता है एसेट्स, ठीक है। व्हाइट बोर्ड वगैरह जो भी है सारा कुछ क्या हो सकता है, एसेट्स, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एसेट्स। अब एसेट्स में क्या है, दो तरह का होता है, एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होता है, तो वो सारे गुड्स जिसके वजह से कंपनी तो चल रहा है, बट उसका जो लाइफ स्पैन है वो विद इन 1 ईयर है, मतलब उसका लाइफ स्पैन क्या है, 1 साल से कम है। 1 साल से कम लाइफ स्पैन का क्या मतलब हुआ, जैसे सपोज ये मार्कर कितना दिन चल सकता है, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद इसका नींव पूरा जो है सो घसा जाएगा, यूज नहीं होगा अच्छे से, ठीक है। तो ये भी एक एसेट्स है कंपनी का, बट ये क्या है, करंट एसेट्स, क्योंकि ये 1 साल से कम भी खत्म हो जाएगा। जो इंक है, जो इसमें इंक डलाता है वो इंक है, वो भी क्या है 2 महीना 4 महीना में खत्म हो जाएगा, नहीं खत्म करेंगे तो सूख जाएगा, ठीक है। तो वो भी क्या हो गया, हमारा करंट एसेट हो गया। बट जो कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, या फिर जो फैन है वो क्या हो गया, फिक्स एसेट। क्यों, क्योंकि फैन में 2 साल का तो ऐसी गारंटी रहता है, तो वो 2 साल तो चल रहा ही नहीं उसको, तो 1 साल से ज्यादा हो गया, तो ग्रेटर देन 1 ईयर रहेगा, तो वो क्या हो गया, हमारा फिक्स एसेट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग हो गया 1 साल का, वो तो 100 साल चलता है, वो सब सारा क्या होगा, फिक्स एसेट। करंट एसेट जिसका लाइफ स्पैन 1 ईयर से कम होगा, फिक्स एसेट जिसका लाइफ स्पैन 1 ईयर से ज्यादा होगा, और एसेट्स वो सारे गुड्स जिससे बिजनेस चलता है, ठीक है। कैपिटल ड्राइंग एसेट्स के लिए लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का हिंदी दायित्व होता है, ठीक है। तो इसको अगर इजीली समझें तो वो सारे गुड्स या पैसा जो कि मेरा नहीं है बट हम यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल समझो, जैसे सपोज आपको कहीं जाना है घूमने के लिए, ठीक है, आपके पास बाइक नहीं है, ठीक, तो बाइक आप अपने दोस्त से लिए, भाई बाइक दे दो हमको, तो बाइक आप लिए, वो आपका नहीं है बट आप उसको यूज करेंगे तेल डला डला के, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका लाइबिलिटी हो गया, वो आपको वापस देना है, आज दें या 2 दिन बाद दें, 2 दिन चलो बोल देंगे, चलो 1-2 दिन बाद दे देंगे, तो वहां तक मान जाएगा। उसको नहीं दीजिएगा तो ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं दीजिएगा वापस, कभी न कभी वापस देना होगा, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी, ठीक है। किसी से पैसा लिए 100 रुपया कि तुमको हम वापस दे देंगे, तो 100 रुपया आप उसका लिए, वो आपका नहीं है, उसका है, बट आप उसको यूज करेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी हो गया, जो आपको वापस बाद में देना है। तो लाइबिलिटी में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस इतना समझना है कि वो सारे गुड्स या पैसा जो कि मेरा नहीं है, किसी और का, बट हम उससे लिए हैं कुछ दिनों के लिए और उसको यूज कर रहे हैं, और वो हमको बाद में वापस उसको रिटर्न करना है, तो वो क्या हो गया, लाइबिलिटी। अब लाइबिलिटी में भी 2 चीज होता है, जैसे एसेट्स में था करेंट लाइबिलिटी और फिक्स लाइबिलिटी, और इसमें भी सेम सीन है, एसेट्स जैसा है। करेंट लाइबिलिटी क्या हो गया, वो सारी लाइबिलिटी जिसको कि हमको 1 साल के अंदर खत्म करना होगा। अब किसी का बाइक मांगोगे, उसको बोलेंगे कि 1 साल बाद देंगे, देगा ही नहीं भाई, बोलेगा ना 1 साल के लिए कौन देगा तुमको भाई, तो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैक्सिमम, चलो 3 दिन, दोस्त है बहुत क्लोज फ्रेंड है तो 3 दिन ले जाओ, 4 दिन ले जाओ, लेकिन 1 साल से तो नहीं, 1 साल के अंदर उसको देना होगा, वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। किसी को हम सैलरी देते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय को, मंथ खत्म हो गया, नेक्स्ट मंथ आएगा, उसको हम बोल सकते हैं चलो 1 मंथ अभी रुक जाओ, 2-4 दिन बाद देंगे, पैसा नहीं आएगा। 2 महीना बोलेंगे रुको, 3 महीना बोलेंगे रुको, क्या साल भर तो रुकेगा, 3 महीना बाद छोड़े चल जाएगा कंपनी, तो वो सब क्या हो गया हमारा करंट लायबिलिटी। जो लायबिलिटी 1 साल के अंदर हमको चुकता करना है, चुका देना है। और फिक्स लायबिलिटी क्या हुआ, जो 1 साल से ज्यादा में भी चुकाएंगे तो कोई टेंशन नहीं है। और इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल क्या है, जैसे होम लोन लेते हैं, 20-20, 25-25 साल चलते रहा, ठीक है, तो वो क्या हो गया, फिक्स लायबिलिटी। बाइक वगैरह का लोन भी 1 साल 2 साल का रहता ही नहीं, वो क्या हो गया, फिक्स लायबिलिटी।
ये क्या हो गया, फिक्स लायबिलिटी। तो 1 साल से ज्यादा का जो होगा वो क्या हो गया, फिक्स लायबिलिटी। 1 साल से कम का जो हमको चुकाना होगा वो क्या होगा, करंट लायबिलिटी। क्लियर है। नेक्स्ट जो हम लोग का लायबिलिटी खत्म। नेक्स्ट हमारा सन्नी क्रेडिटर और सन्नी डेबिटर। इससे पहले एक्सपेंस बता देते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बीपीआई बिजनेस के दो भगवान, क्रेडिटर एंड डेबिटर, बताएंगे आगे। अभी क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक्सपेंस का हिंदी खर्चा, आधा बात समझ में आ गया होगा। कंपनी को चलाने के लिए जो जो हमको पैसा देना होता है, ठीक है, एक एक सिक्का, एक भी सिक्का जो कंपनी को चलाने के लिए दिया जा रहा है उसको क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। सिंगल कॉइन भी अगर कंपनी को चलाने के लिए दिया जाए तो उसको क्या बोलेंगे, कंपनी का एक्सपेंस। कोई भी कंपनी है, पर डे 20 से 25 से 50 रुपया मिनिमम खर्चा होना ही है। वो चाय में जाए, नाश्ता में जाए, जैसे भी जाए, ठीक है। तो कंपनी को चलाने के लिए जो भी पैसा हम लोग को देना पड़ता है वो हो गया एक्सपेंस। एक्सपेंस में भी दो तरह का होता है, एक होता है डायरेक्ट एक्सपेंस और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। दोनों में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होगा, इसको एग्जांपल के थ्रू समझोगे तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लेते हैं कोई किराना स्टोर वाला है, ठीक है, चावल दाल बेचता है, ठीक, तो वो चावल दाल को बेचता है, तो चावल दाल खरीद के तो लाएगा। तो मान लेते हैं बगल के किसी भी मार्केट से, बड़ा मार्केट से, होलसेल से वो चावल खरीद के लाता है। एक बार में वो 100 पैकेट चावल मंगवाया, 100 पैकेट चावल मंगवाया, ठीक, जो भी पैसा लगा उसको। अब इसको वो सर पे लाके तो ढोएगा नहीं, किसी भी गाड़ी से, ऑटो से लाएगा, तो ऑटो फेयर उसको देना होगा। मान लेते हैं 100 रुपया लगा उसको और इसका कुछ पैसा लगा, मान लेते हैं 25,000 रुपया, ठीक है। तो ये जो 100 पैकेट का वो जो चावल खरीदा है इसको हम लोग बोलेंगे डायरेक्ट एक्सपेंस, और ये जो ऑटो फेयर लगा है उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मीन्स कि वो एक्सपेंस जो डायरेक्टली बिजनेस में इफेक्ट करेगा वो हो गया डायरेक्ट एक्सपेंस। जैसे मान लो कि उसको मन हो कि चावल नहीं खरीदेंगे, 100 पैकेट चावल नहीं खरीदेंगे तो बेचेंगे क्या, ये तो खरीदना ही पड़ेगा। हाँ, उससे नहीं लेगा, किसी और से लेना पड़ेगा। बट ऑटो वाला को छोड़ो, ऑटो वाला नहीं मंगवा के वो बस से मंगवा सकता है, ठीक है, बस नहीं, वो रिक्शा से मंगवा लेगा। जरूरी नहीं ऑटो फेयर, मान लो उसको दुश्मन नहीं होगा ऑटो, पूरा ऑटो समाज से दुश्मन नहीं होगा, ऑटो से नहीं मंगवाएंगे, ठीक है, रिक्शा से मंगवा, ठीक है, चलो ये बस से मंगवा लो, बस आ रहा है उधर से, उसके ऊपर डाल दो, उतार दो यहाँ पे। तो ये एक्सपेंस नहीं भी करेगा वो उसको मन हो तो चलेगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन ये नहीं करेगा तो फिर चावल नहीं तो चावल बेचना ही बंद करना पड़ेगा उसको। दाल बेचो, फिर चावल छोड़ दो, चावल बेचो, ठीक है। कंप्यूटर क्लास का एग्जाम्पल लेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस। उसको लाने में जो ऑटो फेयर लगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ठीक है। समझ में आया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्लियर। नेक्स्ट जो हम लोग का क्या है, इनकम। इनकम क्या, जो भी हम लोग खर्चा करते हैं, कंपनी का जो भी पैसा मिलता है, सिंपल सा समझना है, कोई भी बिजनेस में जो पैसा आता है वही क्या होगा, उसको इनकम। अब इनकम और प्रॉफिट में कोई कंफ्यूज रहता है। अब जैसे कि सपोज कोई इंस्टीट्यूट है, ठीक है, 11-12 का इंस्टीट्यूट है, 11-12 पढ़ाता है, ठीक है, कोई स्टूडेंट एडमिशन लिया, 10,000 रुपये दिए, इस मतलब नहीं उसको 10,000 का फायदा हो गया, ठीक है, ये उसका इनकम है, 10,000 का इनकम हुआ। अब उसको कुछ खर्चा लगा होगा पूरे साल में, टीचर का पैसा देना होगा, बहुत तरह का खर्चा होता है, वो सारा कुछ दे के तब जाकर जो उसका जो प्रॉफिट होगा वो बचेगा। तो इनकम क्या होगा, कंपनी का बिजनेस, मतलब कंपनी को जो भी पैसा मिला, सीधा इसको ज्यादा लेने लेना है, कंपनी को जो भी पैसा मिल रहा है, बिजनेस को जो भी पैसा मिल रहा है वही उसका इनकम है, सिंपल। अब इनकम में भी दो तरह का होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। इनकम में दो तरह का क्या होता है, डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या हुआ, तो कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कंपनी का जो कोर बिजनेस है, कोर बिजनेस मतलब क्या हुआ, अपना जो बिजनेस है उससे जो पैसा मिलेगा वो हो गया उसका डायरेक्ट इनकम। और इनडायरेक्ट जो उसका बिजनेस नहीं है उससे उसको पैसा मिला तो वो हो गया इनडायरेक्ट इनकम। कुछ समझ में आया होगा, एग्जाम्पल से समझ। जैसे मान लो किराना वाला का एग्जाम्पल ले लिए, कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का ले लिए, स्कूल वाला का एग्जाम्पल ले लिए, ठीक है। एक स्कूल है, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट है, मान लो 2,000-4,000 स्टूडेंट है उसके पास, सब पैसा देता होगा, उससे उसको इनकम हुआ। मतलब उसका काम क्या है, 1 क्लास से लेके सपोज 10th क्लास का एजुकेशन को बेचना, 1st क्लास से लेके 10th क्लास तक का एजुकेशन बेचना, यह उसका काम है। तो इससे जो उसको फी मिल रहा है वो क्या हो गया, उसका डायरेक्ट इनकम।
बस 2 साल 3 साल बाद क्या हुआ, उसका 4 लाख 5 लाख रुपया बच जा रहा है, ठीक है, मतलब प्रॉफिट बच जा रहा है। तो कंपनी का ऑनर लोग मिलकर सोचा कि चलो इस पैसा को ना कहीं पे इंटरेस्ट में लगा देते हैं। इंटरेस्ट पे पैसा लगता है, लोग लेता है, दुकान वाला सब या सब सब कुछ। तो उसको क्या किया, 5 लाख रुपया को अपना साइड से इंटरेस्ट पे लगा दिया, जिसमें उसको कोई ध्यान नहीं देना है, पैसा लगा दिया, वो अपना महीने महीने भेजते जा रहा है पैसा। वो उसका क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट पे पैसा लगाना इसका काम नहीं है स्कूल वाला का। स्कूल वाला काम क्या है, फर्स्ट क्लास से लेकर 10th क्लास का एजुकेशन बेचना। तो जो अपना उसका कोर बिजनेस है, उससे जो उसको पैसा मिल रहा है वो हो गया उसका डायरेक्ट इनकम। और उसके अलावा अगर वो कोई भी और कोई इनकम सोर्स है, ठीक है, किसी किसी तरीके से पैसा कमा ले रहा है, तो वो हो गया उसका इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, ये क्लियर है। नेक्स्ट जो हम लोग का है वो है प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके लिए लोग पूरा साल मरता है, वो अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस। थोड़ा सा डिफरेंस दोनों में। जैसे प्रॉफिट कब होगा, तो सोचने वाला प्रॉफिट मतलब क्या हुआ, फायदा, लॉस में नुकसान। तो जब किसी फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, किसी पूरे एक साल फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है, ठीक है, कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस है वो कम हो जाता है टोटल इनकम से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में किसी कंपनी का टोटल जो खर्चा हुआ वो हुआ 100 करोड़ का, और टोटल जो इनकम हुआ 120 करोड़ का। तो यहाँ पे क्या हुआ, साफ साफ दिख रहा है कि एक्सपेंस इनकम से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ, पैसा कम लगाया और इनकम ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। और निकालना है कैसे प्रॉफिट, तो सिंपल सा बात है, इसको बच्चा भी निकाल देगा इसको, कि जो टोटल एक्सपेंस है, जो टोटल इनकम है 120, उसमें से टोटल एक्सपेंस घटा देंगे 100, मतलब क्या हो गया 20 करोड़ का उसको फायदा हुआ पूरा फाइनेंशियल ईयर में। इसका ठीक उल्टा है लॉस, मतलब यहाँ पे क्या था, एक्सपेंस छोटा होगा इनकम बड़ा होगा। यहाँ पे क्या होगा, इनकम छोटा होगा और एक्सपेंस बड़ा होगा। इसी साल क्या हुआ कि जितना पैसा लगाया उससे कम ही उसको इनकम हुआ, मतलब उसको नुकसान हुआ। इसका भी एग्जाम्पल मान लेते हैं, किसी महीने किसी साल में इनकम उसको 20 करोड़ का हुआ और एक्सपेंस 50 करोड़ का हो गया, मीन्स क्या हुआ, लॉस हुआ। और लॉस कैलकुलेट कैसे होगा, तो टोटल जो एक्सपेंस है उसमें से टोटल इनकम घटा देंगे, तो 30 करोड़ का उसका लॉस। ये था प्रॉफिट एंड लॉस। कैपिटल क्लियर है, ड्राइंग, एसेट्स, लायबिलिटी, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट एंड लॉस, इतना क्लियर है। कोई भी समझ में नहीं आया एक बार बैक करके देखना, क्योंकि आगे फिर क्या होगा, जब टैली पढ़ाएंगे तो ये सब टॉपिक, ये सब टर्म अगर क्लियर नहीं होगा तो एंट्री करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, ये सब क्लियर कर लो। अब जो दो भगवान का नाम बोले थे बिजनेस के, दो भगवान क्रेडिटर एंड डेटर, उसको बताते हैं, तो बड़ा ध्यान से समझना। सन्डे क्रेडिटर एंड सन्डे डेटर। सन्डे क्रेडिटर एंड सन्डे डेटर, इसमें बहुत सब दिमाग सबका कंफ्यूज होता है, क्रेडिटर कौन जाएगा डेटर कौन जाएगा। ठीक है, क्रेडिटर और डेटर हमेशा कोई ना कोई आदमी होगा या कोई ना कोई कंपनी होगा, इसको याद रखना। ये हमेशा क्या होगा, या तो कोई आदमी होगा या कोई कंपनी होगा, तभी क्रेडिटर डेटर में जाएगा। और कुछ पैसा वैसा सब एसेट्स वगैरह ये सब किसी क्रेडिटर डेटर नहीं होता है। क्रेडिटर डेटर हमेशा या तो कोई ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई कंपनी, फर्म, इंस्टीट्यूट वगैरह से है। ठीक है, अब क्रेडिटर में कैसे समझेंगे कि वो मेरा क्रेडिटर है कि नहीं, तो क्रेडिटर से क्या होता है, क्रेडिटर तब होगा इफ वी बाय गुड्स और सर्विसेज फ्रॉम देम। मान लो तुमको कोई बोला राम, तो राम क्रेडिटर है कि डेटर, तो सोचो कि राम से हम सामान खरीदते हैं, सर्विस खरीदते हैं, अगर हाँ तो वो क्रेडिटर, सिंपल। ठीक है, डेटर ठीक उल्टा, इफ वी सेल गुड्स और सर्विसेज टू देम। फिर वही एग्जाम्पल, राम
राम को सामान बेचते हैं या खरीदते हैं? हाँ तो ठीक है, अगर खरीदते हैं तो वो क्रेडिटर और बेचते हैं तो डेटर, और ना खरीदते हैं ना बेचते हैं तो साइड पर तो काम ही नहीं उसका। ठीक है। सेकेंड इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक है? इफ वी टेक लोन फ्रॉम देम, जिससे हम लोन लेते हैं वो क्या होगा? क्रेडिटर। ठीक उल्टा, इफ वी गिव लोन टू देम, जिनको हम लोन देते हैं वो क्या होगा? डेटर। ठीक है। क्रेडिटर एक और प्लस लास्ट है, वी आर लायबल टू पे और वी आर पेइंग। वी आर लायबल, लायबल मीन्स क्या होता है? लायबल लाइबिलिटी जैसे वैसे लायबल, मतलब हमको इसको पैसा देना है या फिर हम इसको अभी पैसा दे रहे हैं। जैसे मान लो तुम राजू को पैसा दे रहे हैं, मतलब राजू तुम्हारा क्रेडिटर है। ठीक है। सेकेंड यहाँ पे क्या है? इफ वी आर लायबल टू रिसीव और वी आर रिसीव, अगर हम किसी से पैसा लेंगे बाद में, तो मेरा लिया हुआ है उसको वापस क्या करेंगे? बाद में लेंगे, तो वो क्या हो गया? मेरा संडिकेटर। यही संडिकेटर और डेटर में अगर इसमें होता रहता है किसी से कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट्स में लिख देना, हम उसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है। ये सारा जो 10 बेसिक अकाउंटिंग टर्म है सबको अच्छे से समझ लेना। ठीक है। अगर हम देखेंगे और भी कुछ अकाउंटिंग टर्म का जरूरी पड़ेगा तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बना के डाल देंगे, और इसके बाद हम लोग फिर गोल्डन रूल पढ़ेंगे और अकाउंटिंग करना, वाचर एंट्री करना सीखेंगे। 2-3 क्लास अभी और अकाउंट से रिलेटेड चलेगा, उसके बाद जाके टैली सीखेंगे, क्योंकि ये सब जरूरी है। कॉमर्स का स्टूडेंट के लिए तो चलो ये सब पढ़ा हुआ था, लेकिन आर्ट्स का, साइंस का स्टूडेंट सबको ये सब कभी सुना ही ना, नाम भी नहीं सुना होगा लोग। कैपिटल ड्राइंग का होता है, ठीक है, एक्सपेंस उसमें खर्चा होता सुना होगा, बाकी कैपिटल ड्राइंग का नाम नहीं सुना होगा, इसलिए उन लोग के लिए थोड़ा सा इसको करना जरूरी है। इसको करते रहना और बैक करके इसको अच्छे से समझ के बनाना, नोट्स लिखना इसका, ताकि और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है।